हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमने कल क्वेश्चन करवाए थे और आप सब लोगों ने क्वेश्चन कर लिए होंगे। हमने लूसेंट समान ज्ञान ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन कल करवाए थे। तो कल एक टॉपिक था उपसौर और अपसौर का। तो उसके बारे में थोड़ा सा और एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और इसको लोग जो है भूल बहुत जल्दी जाते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं। तो ऐसा करिएगा कि ये फिगर के साथ आप याद कीजिएगा, जिससे आसानी रहे इसको याद करने में। ऐसे नहीं याद हो पाएगा, आप डेट वगैरह भूल जाएंगे कि कब क्या होता है। तो इस तरह फिगर जो है आप कॉपी बना लीजिएगा और जो जो डेट जैसे लिखा जा रहा है इसमें, तो उसी तरह लिख लीजिएगा और फिर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इससे जो है आपको कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि इसके 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं और अक्सर ये एग्जाम में आता भी है। तो इस तरह पहले इसको फिगर बना लीजिए और फिर डेट को लिख लीजिए। जैसे मैं डेट अभी लिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए 3 जनवरी। यहाँ पे सबसे नज़दीक होता है सूर्य, सबसे नज़दीक होती है पृथ्वी सूर्य के पास। तो फिर डेट लिख लीजिए 3 जनवरी। ठीक। सबसे दूर कब होता है? 4 जुलाई को, उसी के जस्ट अपोजिट। 4 जुलाई, अपोजिट में कितना हो गया? 4 जुलाई हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पर आता है ये 21 मार्च। ठीक है। यहाँ पे 21 मार्च आ गया, उसके जस्ट अपोजिट 21 मार्च को क्या होता है? विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें लंब पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। ठीक है। 21 मार्च हो गया और उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा 23 सितंबर, यानी दोनों डेटों को। 23 सितंबर। ठीक है। यहाँ पे जब इधर 21 मार्च के बाद आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 21 जून। 21 जून को क्या होता है? 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और इस डेट को क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति। और ये कौन सी रेखा हो जाती है? इसको बोलते हैं संक्रांति रेखा। ठीक है। ये जो रेखा है ना, इसको बोलते हैं संक्रांति रेखा। यहाँ पे चाहे हम नाम भी दे सकते हैं, ए बी और ये सी डी, और ये हो जाएगा ई एफ। ठीक है। तो 21 जून के अपोजिट ये हमारा आता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होता है? 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और इसको क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। ओके, क्या बोलते हैं इसको? मकर संक्रांति। यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं रेखा की, रेखा का नाम क्या रहता है। पहले हम देखते हैं ये वाली रेखा, ई एफ। ई एफ, ई एफ रेखा को क्या बोलते हैं? ई एफ रेखा को बोलते हैं एप्साइड रेखा। एप्साइड, एप्साइड रेखा। ठीक है। ई एफ को एप्साइड बोलते हैं, ए बी को क्या बोलते हैं? ए बी 21 मार्च और 23 सितंबर को, ये जो है रेखा 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण किसे लंबवत गिरती हैं? विषुवत रेखा पे। ए बी को बोलते हैं विषुव रेखा, विषुव रेखा। ठीक। ए बी को बोल देंगे विषुव रेखा और वहीं पे सी डी को क्या बोल देंगे? संक्रांति रेखा। ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट और है, ये जो ए पॉइंट है 21 मार्च को, 21 मार्च को बोलते हैं बसंत विषुव। 21 मार्च को क्या बोलते हैं? जब ए पॉइंट पे आता है तो इसको बोलते हैं बसंत विषुव। इसके अपोजिट 23 सितंबर, 23 सितंबर को भी सूर्य की किरणें जो है लंबवत गिरती हैं। 23 सितंबर को क्या बोल देते हैं हम? शरद विषुव, शरद विषुव। ठीक है। और ये 21 जून, 21 जून को
किरणें जो है कर्क रेखा पर लंबवत गिरती हैं, इसको बोलते हैं ग्रीष्म आयनत। ग्रीष्म आयनत, ठीक है। ये डीप बिंदु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शीत आयनत। 3 जनवरी को क्या बोलते हैं हम, उपसौर। 4 जुलाई को क्या बोलते हैं हम, अपसौर। इस पॉइंट को, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। ये हमको जो है अच्छे से याद रखना है। एक और इसमें टर्मिनोलॉजी होती है, ज़्यादा आता नहीं लेकिन इसको देख लीजिए। यहाँ से 3 जनवरी से हम शुरू करते हैं कि 3 जनवरी से 21 मार्च के बीच में जो ये मौसम रहता है इसको क्या बोलते हैं, इसको शीत ऋतु बोलते हैं, ठीक। इसको ऐसे याद करना है कि 3 जनवरी को शीत आयनत है, सॉरी 3 जनवरी से नहीं, 2 दिसंबर से। 2 दिसंबर से जो 21 मार्च का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं शीत ऋतु। यहाँ पर 21 मार्च से 21 जून, ये जो पीरियड होता है इसको बोलते हैं बसंत ऋतु। यहाँ पे बसंत है तो जो यही आगे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रीष्म है तो ये 21 जून से 23 सितंबर तक क्या हो जाएगा, ये आपका ग्रीष्म हो जाएगा, ठीक है। फिर 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक क्या हो जाएगा, शरद हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो आप इसको वीडियो को पोस्ट करके जो इसको बना लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बनते हैं। फिर आगे हम देखते हैं आज। तो आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा और विषुवत रेखा, ठीक है। कल मैंने बताया था कि मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा, कल इसके बारे में कुछ। इसके पहले मैं बता दूं कि जो दो बुक आती हैं, एक ये समान ज्ञान लूसेंट की, और ये समान ज्ञान की ऑब्जेक्टिव जो आती है, इसको आपको ले लेना है, ठीक है। तो इससे हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं और इससे हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं दोनों को। तो इससे, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट रहता है और कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे तो समान ज्ञान तो आनी ही आनी है। कोई भी एग्ज़ाम दें, पुलिस का दें, चाहे वीडियो का दें, चाहे लेखपाल का दें, तो हम क्या करेंगे, दोनों कवर कर लेंगे तो हमारा जो है समान ज्ञान हमारा तैयार हो जाएगा। और इसके बाद हिंदी और मैथ और रीजनिंग बचेगी, तो इसके बाद हम चालू करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये 1-2 महीने में कंप्लीट नहीं होता, इसमें काफ़ी फैक्ट रहते हैं तो याद करने पड़ते हैं, तो इसमें जो है टाइम थोड़ा लगता है, तो इसको हम पहले ही पढ़ लेंगे। फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हमारा जो है जीएस तैयार हो जाएगा। मेनली जो सिलेक्शन होता है वो जीएस के तौर पर ही होता है, जिसका जीएस सही रहता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं कि 1-2 महीने में पढ़ लेंगे, तो ये 1-2 महीने में कवर नहीं होता है, ठीक है। तो इसको रेगुलर बेसिस पे हम पढ़ेंगे और इसको हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो जाए इसको हम पूरी बुक और ये पूरी जो है ऑब्जेक्टिव, इसको जो है हम ख़त्म कर दें, ठीक है। अभी हम भूगोल पढ़ा रहे हैं, भूगोल के बाद इतिहास पढ़ाएंगे, इसी तरह हम आगे इस पूरी बुक को जो है ख़त्म करेंगे, और इस पूरी बुक के जो क्वेश्चन हैं इनको भी, सारे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का आकार जो है कुछ इस तरह है, ठीक है। तो ये इसका मान लीजिए केंद्र हो गया। तो इस, तो हॉरिजॉन्टल रेखा जो ये खींची गई है, इसके समांतर में ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको, विषुवत रेखा, ठीक है। इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा,
और इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। अब इसी के समानांतर जो है ऊपर जो है रेखाएं खींची गई हैं समानांतर में ऐसे करके, ये गोल है मतलब पूरे गोल गोल ऐसे खींची गई हैं, ठीक है, ये अभी हम सामने दिख रहा है, ऐसे रेखाएं खींची गई हैं। तो इस विषुवत रेखा की जो समानांतर रेखा खींची गई हैं, ऊपर भी खींची गई हैं और नीचे भी खींची गई हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। तो विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, भूमध्य रेखा जो रेखा खींची गई उनको क्या बोलते हैं हम, अक्षांश रेखा। तो ये अक्षांश रेखा की डिग्री कितनी होती है, यहाँ सेंटर से कितना कोण बनाएगी, ये 0 का बनाएगी, ठीक है। तो इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा। वैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये कोण बनता जाएगा, जब इस पॉइंट पर आ जाएंगे तो कितना कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। सेंटर पे ये जो रेखा कोण बनाएगी लंबवत ही तो बनाएगी, तो इस सेंटर पे यानी ध्रुव, ये जो ऊपर रहेगी इसको ध्रुव, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। और ये क्या होता है पॉइंट, ये होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उत्तरी ध्रुव होता है, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होता है वो होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और 0 डिग्री अक्षांश होता है आपका विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। अब वहीं पर देखिए कि अगर हम, अब ये जो विषुवत रेखा की ये जो ऊपर वाला भाग है, ये ध्रुव तक, विषुवत रेखा से जो ऊपर तक ध्रुव वाला भाग है, इसको बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। अब जो है मेरे सुनने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, लिखने में ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि लिखने में थोड़ा इसमें उतना बनता नहीं है। और ये जो विषुवत रेखा की जो नीचे वाला भाग है दक्षिणी ध्रुव तक, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब वहीं पर देखिए कि ये जो विषुवत रेखा के जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये डिग्री बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4 5 या 90 तक बढ़ा हुआ है। तो जब ये 23 डिग्री पे आते हैं, ठीक है, जब हम ये 23.5 डिग्री पे आते हैं, ऊपर की तरफ हम 23.5 डिग्री पे आते हैं, 23 सही 1/2, यानी उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तर में है ये, ऊपर उत्तर होता है। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश आता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो ये दिया हुआ है, इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे। तो ये 23.5 डिग्री देखो इसमें दिया हुआ है, ये इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट जब हम 23.5 डिग्री इस जीरो से नीचे की तरफ आएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे, तो इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। जब ये हम बता रहे थे पहले कि जो है 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत रेखाएं पड़ती, तो ये वही कर्क रेखा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कर्क संक्रांति। जब सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत गिरती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति। और जब सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, ये मकर रेखा है, मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो क्या बोलते हैं हम, मकर संक्रांति, ठीक है। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, फिर ये विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाएं क्या हैं, जब भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या बोलते हैं हम, अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं अक्षांश रेखाओं के बाद देखते हैं हम देशांतर रेखा, ओके। अक्षांश रेखा के बाद हम देखते हैं देशांतर रेखा, कटिबंध है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। तो विषुवत पर तुम्हारा 0 डिग्री पे होता है, बता दिया था। उत्तरी ध्रुव जो है 90 डिग्री पे है, और दक्षिणी ध्रुव कितने पे है, दक्षिणी ध्रुव भी हमारा 90 पे है, ठीक है।
तो ये हमारा देशांतर रेखाएं देखो आ गई। अब देशांतर रेखाएं क्या हैं, ये उत्तरी ध्रुव को, ये उत्तरी ध्रुव है हमारा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से ये जो लंबवत देखो इस रेखा खींची गई है। ठीक है, जैसे ये उसमें धारियां बनी रहती हैं सीताफल में जिसको बोल, ठीक है, तो ये जो धारियां जो उत्तरी ध्रुव को जो दक्षिणी ध्रुव से जो रेखाएं खींची गई हैं उनको क्या बोलते हैं हम, देशांतर रेखा। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। तो हर एक रेखा के बीच में जो है 1 डिग्री का जो है अंतर है, तो ये जो है कि 360 रेखाएं खींची गई हैं। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिणी दोनों भूगोलिक ध्रुवों के बीच खींची हुई काल्पनिक मध्याह्न रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। जो मध्याह्न रेखा जिस बुंद या स्थान से गुजरती है उसका कोणीय मान उस स्थान का देशांतर होता है। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं, समानांतर नहीं होती हैं, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर अभिसारित होकर मिल जाती हैं। ठीक है, हमारी अक्षांश रेखाएं जो है सब समानांतर थी। ठीक है, हमारी अक्षांश रेखाएं जो थी वो सब क्या थी, वो हमारी समानांतर थी सब, लेकिन जो है ये समानांतर नहीं होती क्योंकि यहाँ पर देखिए गैप ज़्यादा है और यहाँ पे देखिए गैप इनके बीच में कम है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा, सॉरी देशांतर रेखा बोलते हैं, और इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैंगिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो जीरो वाली है ये कहाँ पर है, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पे है, ये ग्रीनविच रेखा है। क्योंकि 0 किसी को माना जाएगा तभी तो किसी हम गणना कर पाएंगे, तो इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ओके, इंग्लैंड में ग्रीनविच एक वेधशाला है, ये वहां से गुजरती है। ठीक है, इसको मानक समय रेखा भी कहते हैं। ठीक है, मानक समय रेखा। अभी हम जो पहले पढ़ाए थे अक्षांश रेखा, तो याद रखिए कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 179। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री के उधर ऊपर 89 हो जाएंगी और इधर भी 89 हो जाएंगी और एक ये वाली हो जाती है, तो जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी, 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये देशांतर रेखाएं हो गई। अब आगे आते हैं, देखते हैं कि अब एक क्वेश्चन यही बनता है कि 0 डिग्री शून्य देशांतर और 0 डिग्री शून्य अक्षांश कहाँ पे जो है कट करती है, तो 0 डिग्री यहाँ पे शून्य अक्षांश, अक्षांश यहाँ पे जा रहा होगा। ठीक है, 0 डिग्री ये कहाँ पे कट करता है, ये कट करता है अटलांटिक महासागर पे, अटलांटिक महासागर पर ये कट करता है। अब आगे देखते हैं हम, इसमें ग्रीनविच के बारे में बताया गया है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जहाँ से गुजरती है। ठीक है, और जो देशांतर रेखा होती है तो देशांतर रेखा से भी ही समय का जो है कितना टाइम होता है उसकी जो है एनालिसिस इसमें की गई है। तो देखते हैं जो ग्रीनविच रेखा होती है तो वो इंग्लैंड से गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इसके बाद देखते हैं जो जो हमारे यहाँ का जो मानक समय है वो किस हिसाब से, किस देशांतर से लिया गया है। तो 0 डिग्री आप देखेंगे कि 0 डिग्री जो 0 डिग्री देशांतर है वो ग्रीनविच है। इसके पूरब में जब हम बढ़ते हैं तो समय जो है इससे बढ़ता जाता है, जब पश्चिम में जाते हैं तो समय घटता जाता है। ठीक है, एनालिसिस करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, आप केवल फैक्ट देख लीजिए। तो हमारे यहाँ का जो मानक समय है वो इस रेखा को माना गया है, 82.5
82.5 डिग्री पूर्व, क्योंकि इधर हम जाएंगे देशांतर रेखा तो इधर पूर्व है, तो इधर हम बोलेंगे इतना डिग्री पूर्व, और अगर इधर की तरफ जाएंगे तो इधर है पश्चिमी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा ये है हमारी पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको मानक समय रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा हमारे यहाँ की मानक समय रेखा है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कमेंट में आप लिखिएगा कि ये जो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा हमारे यहाँ की है, ये कितने राज्यों से होके गुजरती है। ठीक है, इसको लिखिएगा आप। ठीक है, इसमें जो है अक्षांश और देशांतर के बीच में एक अंतर बताया गया है, तो एक बार इसके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? ये विषुवत रेखा के समांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं जो है ये विषुवत रेखा के समांतर होती हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये होती हैं देशांतर रेखा। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये थोड़ा बुक से पढ़ लीजिएगा, ये टफ नहीं है। तो जो क्वेश्चन आते हैं मेनली क्वेश्चन कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और मानक समय रेखा, ग्रीनविच। ठीक है, तो ग्रीनविच को मानक समय रेखा माना गया है। और इसी के जो है हम जब हम जस्ट अपोजिट चले जाएंगे, जब हम किधर चले जाएंगे, जस्ट हम अपोजिट चले जाएंगे तो इसको 180 डिग्री 180 डिग्री जो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। बस इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना है कि 0 डिग्री देशांतर देशांतर रेखा को बोलते हैं हम मानक समय रेखा, और 180 डिग्री देशांतर देशांतर रेखा को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब आते हैं हम अगले टॉपिक के, अगले अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सूर्य ग्रहण। ठीक है, ठीक है, अभी जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि बीच में सन रहता है। ठीक है, और इसके चारों ओर जो है दीर्घवृत्ताकार में यह ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। पहले जैसे मरकरी है, फिर यहाँ पे वीनस है। ठीक है, फिर ये अर्थ है, फिर यहाँ पे जुपिटर है। ठीक है, यहाँ मार्स और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में एक एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट पाई जाती है। देखो लिखा हुआ है एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, यहाँ पे शनि है, फिर यहाँ पे क्या है, फिर यूरेनस है, अरुण यानी, फिर नेपच्यून यानी वरुण। तो ये बताया था। तो ये सूर्य ग्रहण कब होता है इसमें नहीं दिखाया गया है कि अर्थ के चारों ओर जो है चंद्रमा भी चक्कर लगाता रहता है। अर्थ के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा। ये देखिए यहाँ पे सूर्य ग्रहण को दिखाया गया है। ये आपका सूर्य हो गया, ये आपकी पृथ्वी हो गई, और ये हो गया चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या जाता है? चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो आपको याद रखना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, और सूर्य ग्रहण के दिन क्या होगा? क्योंकि ये जस्ट सामने रहेगा तो इनको फुल मून दिखाई पड़ेगा। सूर्य ग्रहण के दिन क्या होता है?
सूर्य ग्रहण के दिन होता है फुल मून। ठीक है, फुल मून यानी सॉरी, सूर्य ग्रहण जो होता है वो होता है अमावस्या के दिन। फुल ग्रहण जो है पूर्णिमा कहते हैं, वो चंद्र ग्रहण के दिन होता है अमावस्या। सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण जो है आपका अमावस्या के दिन होता है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं चंद्र ग्रहण पे। ठीक है, अब आते हैं चंद्र ग्रहण पे। तो ये चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, चंद्रमा और चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन जो है, जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है उस दिन क्या होती है? पूर्णिमा। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण जो होता है हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, लेकिन हर एक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण नहीं होता है। ये आपको याद रखना है कि चंद्र ग्रहण जो है हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। और मेनली आपको ये भी याद रखना है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो ये चंद्रमा प्रकाश नहीं पड़ पाता है। देखिए यहाँ पे ये छाया हो गई है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो ये हो गया आपका सूर्य ग्रहण हो गया आपका, और चंद्र ग्रहण हो गया। अब हम कुछ कटिबंध देख लेते हैं, एक बार और हम देख लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा इससे ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे, देखिए 0 डिग्री ये अक्षांश रेखा है, इसी को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। देखिए यहाँ पे, यहाँ से जा रही है ये। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए कि 0 डिग्री अक्षांश जो विषुवत रेखा है, ये किन किन देशों से होकर गुजरती है? जो विषुवत रेखा है किन किन देशों से होकर गुजरती है, ये आप कमेंट में हमको लिख के बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, ये 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ गए तो कौन सी रेखा हमको मिल गई? कर्क रेखा मिल गई। ये 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा है। उत्तरी गोलार्ध, ये यहाँ से यहाँ तक उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, तो 23.5 डिग्री में एक कर्क रेखा हो गई। और वहीं पर फिर हम विषुवत रेखा से नीचे की तरफ आएंगे 23.5 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा हो जाएगी। ठीक, और यहीं पर ये जो एक और होता है कि 66.5 डिग्री है, ये 66.5 है, इसको आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त। और उसी तरह जो 66.5 डिग्री ये दक्षिणी गोलार्ध में जो ये वृत्त है, इसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। इसमें याद रखना कि ऊपर वाला जो है वो आर्कटिक है, नीचे वाला अंटार्कटिक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपका आर्कटिक है, और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त जो है हमारा क्या है? अंटार्कटिक है। ठीक है, तो ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये देखिए हमारे देश से भी होकर गुजर रही है ना। तो आपको ये बताना है कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है हमारे देश के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कमेंट में आप लिख कर बताइए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश
रेखा, कर्क रेखा हमारे देश के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और हम इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा और कुछ फिगर से। जितना फिगर देखेंगे तो उतना जो है हमको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रहता है इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। ये 90 डिग्री जो है दक्षिणी जो है अक्षांश रहता है उसको बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो ये जो रेखाएं देखिए, ये देखिए रेखाएं गई हैं ना, ये आप देख पा रहे होंगे। ये जो रेखाएं हैं इनको बोलते हैं अक्षांश, ये जो ऐसे ऐसे घिरी हैं। ठीक है, और ये जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से ये जो रेखाएं मिला रही हैं, ये देखिए रेखाएं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं देशांतर। तो इन रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी? तो किसी स्थान का जो है हम निश्चित मान निकालने के लिए कि वो स्थान कहाँ पे है। जैसे कानपुर किस अक्षांश देशांतर पे है तो हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको इस जगह का स्थान बताना है, तो ये किस देशांतर पे है? 0 डिग्री देशांतर पे हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कि ये जो अक्षांश है ये हमारा 30 डिग्री है, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? अक्षांश हमारा हो जाएगा, अक्षांश हमारा कितना हो जाएगा? अक्षांश हमारा 30 हो जाएगा, देशांतर हो जाएगा 0। इसकी पोजीशन बता देंगे, यानी कि हर एक क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है तो हर एक का स्थानीय मान निकालने के लिए किसी भी जगह का हमको इसकी जरूरत पड़ी, तो डिग्री में हम उस स्थान का जो है स्थान जो है निर्धारित कर देते हैं। और समय का भी निर्धारण जो है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अब हम कटिबंध देख लेते हैं। कटिबंध से भी क्वेश्चन जो है आ जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये जो मध्य में होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्योंकि यहाँ पे साल में जो है 2 बार जो है सूर्य जो है लंबवत चमकता है, इसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। लेकिन इसको रफली तौर पे जो है हम 30 डिग्री ले लेते हैं, यानी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो कटिबंध हम देख लेते हैं कौन कौन सा कटिबंध होता है। तो एक होता है उष्ण कटिबंध, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध कितना होता है? ठीक है, अब मान लीजिए पृथ्वी है, ये आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री ये हो गया। तो इसके बीच में ये जो एरिया रहता है इसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। ठीक है, और ये 30 से हम 45 चले जाएंगे, 30 से ये 45 उत्तरी अक्षांश और ये 30 से ये 45, इसको क्या बोल देते हैं हम? ये यहाँ पे 45 है, तो ये जो इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। नीचे वाले को भी ऊपर वाले को भी उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध इसको भी क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंध। ठीक, अब ये 45 से
जो 66 के बीच में होता है, 45 से जो ये 66 के बीच में है, ये और ये, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। यहां पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है। अब ये 66 से 90 यानी ऊपर की तरफ, ये 66 से 90 वाला बचा, ये पार्ट। तो 66 से 90 वाला क्या होता है? ये होता है ध्रुवीय कटिबंध। ठीक है, ये क्या होता है? ध्रुवीय कटिबंध। आपको इसमें मेन ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको टर्मिनोलॉजी याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी आएगा तो ये पूछेगा कि उष्ण कटिबंध कितने अक्षांश के बीच में होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि शीत कटिबंध कहाँ पे कितने अक्षांश के बीच में होता है, शीतोष्ण कटिबंध कितने अक्षांश के बीच में होता है, उष्ण कटिबंध कितने अक्षांश के बीच में होता है। तो ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अक्षांश रेखा पढ़ा हमने। ठीक है, तो 0 डिग्री जो विषुवत रेखा रहती है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये तो देशांतर रेखा हो गई, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जो मिला रही रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं हो गई। और अक्षांश रेखाएं क्या हो गई? ये जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो है ये जो रेखाएं खींची गई हैं, जो क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। ये जो रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, तो अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। फिर इसके बाद सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ये सन है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे उसको? सूर्य ग्रहण बोलेंगे। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन होता है, ये भी याद रखना है आपको। जिस दिन सूर्य ग्रहण होगा, तो सूर्य ग्रहण के दिन क्या होती है? अमावस्या। चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ये मून हो गया आपका, ये सन हो गया, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। और चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो है और हम आगे इसके क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप जो है पढ़ते रहिए और लूसेंट से पढ़िए, थ्योरी इसमें दी हुई है, और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लगाइए। और जब हम पढ़ाएं तो आप बुक लेकर बैठिए, तभी जो है आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा लिख नहीं पाता हूँ। और क्या नाम है, उसी तरह जो है जब हम क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएं तो ऑब्जेक्टिव जो है बुक लेके बैठिए, तो उससे जो है आपको ज़्यादा आसानी होगी। हमारा टारगेट है कि हम ये दोनों बुक को जो है 2 या 3 महीने के अंदर ही अंदर पूरा कंप्लीट कर दें। जिससे जीएस का अगर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आगे जो है बहुत सब्जेक्ट वो ज़्यादा टफ नहीं है, सब इजी हैं, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, तो इसको मैं पढ़ा दूंगा। और अब देखिए, क्योंकि कोरोना की वजह से आपने देख ही लिया होगा कि प्राइवेट जो है जॉब के लिए बहुत कम ही लोग जा रहे हैं, क्योंकि कुछ निश्चित नहीं रहता, यानी कितने लोगों की जॉब ख़त्म कर दी गई, तो लोगों का झुकाव जो है गवर्नमेंट जॉब की तरफ पहले से ज़्यादा हो गया है। तो अब कंपटीशन क्या हो गया? अब ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। तो इसलिए अब अगर ये कोई सोचे कि जब वैकेंसी आएगी तो हम 1 या 2 महीने पढ़ लेंगे, सिलेक्शन हमारा हो जाएगा, वैसा नहीं है। आप हमको पहले ही से लगना पड़ेगा और चीज़ों को बार बार पढ़ना पड़ेगा, ताकि बिल्कुल जो है हमारे दिमाग में छप जाएँ। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसके पहले मैंने आपको सौरमंडल ग्रह पढ़ाया, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा, तमाम तरह की जो है आपको फैक्ट मैंने बताए, तो उसको आप रिवाइज करते रहिए। और बुक ले लीजिए, क्योंकि बुक बहुत सस्ती है, ये 100 रुपये तक की मिलती है, और ऑब्जेक्टिव भी इसे 100-150 की मिल जाती है। तो दोनों बुक ले लीजिए, और दोनों बुकों को बिल्कुल आप बिल्कुल समझ लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए।
ठीक है, समझ के पूरा उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे या कोई भी प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि नहीं, हमने कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके आप थोड़े दिन कोई बुक पढ़ेंगे जीएस की, फिर थोड़े दिन कोई बुक पढ़ेंगे, तो ऐसे आपका ये जीएस कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, और एक सीरीज से कनेक्ट होकर पढ़ते चलिए, चीज़ें आप पढ़ते रहिए। एक बार आप यहाँ से पढ़िए, फिर आप खुद से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और जो चीज़ें ना समझ में आए वो गूगल में सर्च कीजिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए, और सर्च करके जो है आप रेगुलर पढ़ते रहिए। और पढ़ाई में कंटिन्यूटी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने एक दिन वीडियो देख लिया, फिर 3 दिन स्किप कर दिया, फिर एक दिन देख लिया, फिर स्किप कर दिया। ठीक है, आप हमारे साथ लगे रहेंगे तो आप पढ़ते भी रहेंगे, और आप देखेंगे कि इसका आपको फ़ायदा भी मिल रहा है। ठीक है, जैसा हो रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनको भी शेयर कीजिए। थैंक यू।